नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको बीए पाठ प्रथम के भौतिक भूगोल में वायुमंडलीय दाब एवं गतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, वायु एक भौतिक वस्तु है जो विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। वायु का अपना स्वयं का भार होता है और धरातल के ऊपर वो सागर सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र एक वर्ग इंच या एक वर्ग सेंटीमीटर या एक वर्ग मीटर पर वायुमंडल की समस्त परतों का जो भार पड़ता है उसे हम वायुदाब कहते हैं। इंग्लिश में इसे एयर प्रेशर के नाम से जानते हैं। वास्तव में सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्र पे वायुदाब 0 मीटर जो समुद्र का तल है वहाँ पर सर्वाधिक होता है और यहाँ पर एक वर्ग इंची पर 14.7 पौंड या एक वर्ग सेंटीमीटर पर 1 किलोग्राम 1034 ग्राम होता है। मनुष्य के अंदर भी वायुदाब होता है, इसलिए हमें इस वायुदाब का एहसास नहीं होता, अन्यथा हम हमेशा हमारे ऊपर 1034 ग्राम जो वायुदाब है उसको लेकर के चलते हैं। जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं वायुदाब कम होता जाता है और हम जैसे पहाड़ों की ओर चढ़ते हैं, वायुयान में यात्रा करते हैं तो उससे शरीर में जो स्थित वायु है वो बाहर की वायु के डाले गए बाह्य दबाव एवं वायुमंडल द्वारा अंदर की ओर डाले गए दबाव के बीच संतुलन की स्थिति बिगड़ जाती है, जिस कारण मनुष्य के नाक कान से खून आने लगते हैं, घुटने बढ़ने लगते हैं और इस स्थिति के उत्पन्न होने से ऑक्सीजन की कमी का भी हाथ रहता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाती है। वायुदाब नापने के लिए मरकरी बैरोमीटर काम में लिया जाता है और कांच की नली पारे की 0.1 इंच की ऊंचाई पर 3.4 मिलीबार के बराबर होती है। अब वायुदाब को हेक्टोपैस्कल इकाई में व्यक्त किया जाता है। हेक्टोपैस्कल इकाई में व्यक्त किया जाता है। 45 डिग्री अक्षांश पर सागर तल पर 15 डिग्री से सेंटीग्रेड तापमान की स्थिति में प्रमाणिक वायुदाब 1013.2 MB होता है। MB का मतलब वही मिलीबार है। मिलीबार एक तरह का बल होता है जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर सतह पर 1000 डाइन के बराबर होता है। साधारण वायुदाब मापी मरकरी बैरोमीटर, 14 बैरोमीटर, निद्रु वायुदाब मापी आदि उपकरणों से इसे ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा बैरोग्राफ, माइक्रोबैरोग्राफ आदि उपकरण भी वायुदाब नापने के काम में आते हैं। ऊंचाई के साथ वायुदाब में प्रति 600 फीट 180 मीटर पर 1 इंच या 3.4 MB की दर से गिरावट होती है, परंतु यह दर वायुमंडल में कुछ हजार मीटर तक ही संभव हो पाती है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वायु के हल्के तथा विरल होने के कारण वायुदाब तेजी से कम होने लगता है। सामान्य रूप से 1800 फीट 540 मीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का आधा दाब स्थित होता है, जिसे हम मानक वायुदाब में स्थानिक तथा कालिक परिवर्तन होता है। कालिक परिवर्तन के अंतर्गत वायुदाब की दैनिक तथा ऋत्विक विभिन्नता अधिक महत्वपूर्ण होती है। बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुदाब में कमी होती जाती है। सागर तल पर मानक वायुदाब 45 डिग्री अक्षांश पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर परिकलित 1013.25 MB है, जो 5 किमी की ऊंचाई पर घटकर 540 MB हो जाता है। धरातलीय सतह पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन हम समदाब रेखाओं के द्वारा करते हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ढाल को वायुदाब की प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता वायुदाब की दिशा के परिवर्तन को दर्शाती है, जो सदा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर तथा समदाब रेखा से लंबवत होता है। दाब प्रवणता को बैरोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं। पास स्थित समदाब रेखाएं तीव्र ढाल प्रवणता को तथा दूर दूर स्थित समदाब रेखाएं मंद ढाल प्रवणता को प्रदर्शित करती हैं। ज्ञातव्य है कि वायु की गति दाब प्रवणता पर निर्भर करती है। वायुदाब तथा वायुदाब की पेटियों का क्षैतिज वितरण, अक्षांशीय वितरण। ग्लोब पर वायुदाब के वितरण का अध्ययन समदाब रेखाओं की सहायता से किया जाता है। यदि वायुदाब के स्थल वितरण पर दृष्टिपात किया जाए तो उन्हें 2 प्रकारों से विभाजित किया जाता है। उच्च वायुदाब तथा उसे प्रदर्शित क्षेत्र, जिसे हम प्रतिचक्रवात या उच्च या हाई के नाम से जानते हैं। निम्न वायुदाब को चक्रवात या गर्त या लो के नाम से जानते हैं।
भूमध्य रेखा के पास अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब होता है तथा कर्क एवं मकर रेखाओं के पास उच्च वायुदाब मिलता है। यहाँ से ध्रुवों की ओर तापमान में गिरावट के कारण वायुदाब को बढ़ना चाहिए, परंतु यह 60 डिग्री अक्षांश के पास निम्न हो जाता है। पुनः ध्रुवों की ओर यह कम तापमान के कारण उच्च हो जाता है। स्पष्ट है कि वायुदाब की जो पेटियां हैं, पेटियों की उत्पत्ति केवल तापमान के कारण ही नहीं होती है, वरन इनमें गति कारण डायनेमिक फैक्टर भी महत्वपूर्ण होता है। ग्लोब पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां पाई जाती हैं, जिनमें तापजन्य वायुदाब की पेटी, भूमध्यरेखीय न्यून वायुदाब की पेटी और उच्च ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी को सम्मिलित किया जाता है। गतिजन्य वायुदाब की पेटियों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी एवं उपध्रुवीय कम वायुदाब की पेटी को सम्मिलित किया जाता है। भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, ये देखिए, ये पेटी भूमध्य रेखा से 5 डिग्री अक्षांशों में दोनों ओर पाई जाती है, परंतु यह स्थिति स्थायी नहीं होती है। सूर्य के ऋत्विक उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में खिसकाव एवं स्थानांतरण होता रहता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तथा वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, जिस कारण अत्यधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर फैलती हैं तथा ऊपर उठती हैं। इस कारण सदैव निम्न दाब बना रहता है। वायुमंडल में अधिक नमी के भी कम वायुदाब के लिए जिम्मेदार है। स्पष्ट है कि इस कम दाब की पेटी का तापमान से प्रत्यक्ष संबंध है, इसी कारण इसे तापजन्य न्यून वायुदाब की पेटी कहते हैं। इस क्षेत्र में धरातल पर हवाओं की गति कम होने के कारण शांत वातावरण रहता है। इस कारण इस पेटी को डोलड्रम शांत क्षेत्र कहा जाता है। धरातल पर कुछ ऊंचाई के बाद इस अवस्था के विपरीत पवन प्रवाह सक्रिय होता है तथा शांत वातावरण भंग हो जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, यह दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है। ध्यान देने योग्य है कि इस भाग में शीतकाल में 2 महीनों को छोड़कर वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है। गर्मियों में तो ग्लोब का उच्चतम तापमान अंकित किया जाता है, जिस पर उच्च वायुदाब होता है, जबकि नियमित निम्न दाब होना चाहिए। स्पष्ट है कि इस पेटी का उच्च दाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी के दैनिक गति तथा वायु के अवतलन से संबंधित है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों से नीचे उतरकर बैठती है, जिस कारण इनका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में घोड़ों से भरा पाल वाला जलयान इस जल पेटी में पहुंचता तो वायु की शांति शक्ति के कारण जलयान को आगे बढ़ना कठिन हो जाता था। अतः जलयान को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, इसलिए इसे अश्व अक्षांश कहते हैं। उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी, यह दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। वर्ष भर तापमान कम होने के कारण यहाँ निम्न वायुदाब मिलता था। स्पष्ट है इस समय वायुदाब को तापमान में कोई संबंध नहीं है। वास्तव में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों से वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण गतिजन्य कम वायुदाब का आविर्भाव होता है। यद्यपि इस प्रक्रिया का प्रभाव सबसे अधिक विषुवत रेखा पर होना चाहिए, परंतु वहाँ पर तापमान इतना अधिक हो जाता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु के फैलने का कारण कमजोर पड़ जाता है तथा वहाँ पर निम्न वायुदाब हो जाता है। उपध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, ध्रुवों पर समीपी क्षेत्रों में अत्यंत शीत के कारण वायुदाब स्वभावतः ऊंचा हो जाता है, अतः यह उच्च वायुदाब तापजन्य होता है। उच्च वायुदाब की यहाँ की पर स्थिति वर्ष भर नियमित रूप से पाई जाती है, क्योंकि वर्ष भर तापमान हिमांक के नीचे रहता है। वास्तव में ध्रुवीय क्षेत्रों में तापीय एवं गतिक दोनों कारक सक्रिय होते हैं, परंतु पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु के बाहर की ओर फैलने से वायु की परत को पतला होने का प्रभाव तापीय कारक के सामने निष्प्रभावी हो जाता है। अतः उच्च वायुदाब के जनन का प्रमुख कारण वर्ष भर निम्न तापमान का होना है। वायुदाब का समदाबी क्षेत्रीय वितरण। समदाब रेखाएं मानचित्र पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। ग्लोब पर वायुदाब के मौसमी तथा वार्षिक क्षैतिज वितरण का अध्ययन जुलाई ग्रीष्मकाल में वायुदाब की दशाओं को प्रदर्शित करने के लिए तथा जनवरी में शीतकाल की वायुदाब की दशाओं को प्रदर्शित करने के लिए समदाब रेखाओं द्वारा
किया जाता है। जुलाई में समदाब रेखाएं ग्रीष्मकाल एवं जनवरी की समदाब रेखाएं शीतकाल में वायुदाब के वितरण को प्रतिनिधित्व करती हैं। समदाब रेखाएं का मान मिलीबार में ज्ञात किया जाता है। थैंक यू।